The Hard Things About Hard Things, Building a Business When There Are No Easy Answers. Book by Ben Horowitz. Introduction. क्या आप एक नए उभरते हुए बिजनेसमैन हैं? क्या आप एक स्टार्टअप शुरू करने में दिलचस्पी रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में एक बड़ी कंपनी चलाने की एबिलिटी है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये बुक आपको स्टार्टअप से लेकर सक्सेस तक गाइड करेगी। बेन आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के सफ़र पर ले जाएंगे कि कैसे उन्होंने एक फेल्ड स्टार्टअप से ह्यूलेट पैकर्ड के साथ डील की। इसमें आप बेन के स्ट्रगल और जीत के बारे में जानेंगे। ऑप्सवेयर के सीईओ आपको टॉप पर पहुंचने के लिए गाइड करेंगे। फ्रॉम कम्युनिस्ट टू वेंचर कैपिटलिस्ट। मैं बर्कली में बड़ा हुआ। मेरे दादा दादी कम्युनिस्ट थे। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैं अपने पिता के पास लॉस एंजल्स रहने चला गया। मेरे एक दोस्त ने ब्लाइंड डेट सेट किया था और उसी के द्वारा मैं अपनी वाइफ फेलिसिया से मिला। हमने डिनर तैयार किया लेकिन फेलिसिया तब तक आई नहीं थी। मैंने फेलिसिया को फ़ोन किया और उसे आने के लिए मनाया। 1.5 घंटे बाद वो आई। मुझे पहली नज़र में ही वो अच्छी लगने लगी। उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगा। आज फेलिसिया और मैं 25 साल से एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं और हमारे 3 बच्चे हैं। मुझे सिलिकॉन ग्राफिक्स (SGI) में इंजीनियर की जॉब मिली थी। वहाँ काम करते हुए मैं रोज़ली बुओनोरो से मिला। रोज़ली ने एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी और उसने मुझे जॉब ऑफर की। इसी समय के दौरान हमें पता चला कि मेरी दूसरी बेटी मारिया को ऑटिज्म था। वहाँ काम करना मेरे मुश्किल हो गया था और अंत में मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद मुझे नेटस्केप में जॉब मिली। मार्क एंडरसन ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने मार्क के साथ टेक्निकल नॉलेज शेयर की। आज 18 साल हो गए। हम बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ करीबी दोस्त भी बन गए हैं। अब मैं कंपनी के एंटरप्राइज वेब सर्वर प्रोडक्ट लाइन का इंचार्ज था। नेटस्केप का माइक्रोसॉफ्ट के साथ जबरदस्त मुकाबला था। जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 को फ्री में रिलीज करने की बात कही तो नेटस्केप के लिए खतरा पैदा हो गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेल के मामले में माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट में मोनोपोली था। नेटस्केप ने तब वेब सर्वर्स से प्रॉफिट कमाने का फैसला किया। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब सर्वर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर (IIS) का पहला वर्जन रिलीज किया। उसमें नेटस्केप की तुलना में ज़्यादा बेहतर फीचर्स थे। मैंने महसूस किया कि IIS के रिलीज होने से पहले हमारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 महीने थे। मैं अपने डिपार्टमेंट के हेड माइक होमर से मिलने गया। वो हमेशा अपने काम में डूबे रहने वाले इंसान थे और प्रेशर की सिचुएशन में और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करते थे। अगले कुछ महीनों में हमने नेटस्केप स्वीटस्पॉट लॉन्च किया। आने वाले सालों में स्वीटस्पॉट तेज़ी से बढ़ने लगा। अंत में अमेरिका ऑनलाइन AOL ने कंपनी को खरीद लिया। AOL टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मीडिया में इन्वेस्ट करते थे। इसलिए मैंने और मार्क ने एक नई कंपनी बनाने के बारे में सोचा और क्लाउड के ऊपर काम करने का फैसला किया। हमने अपनी टीम में और मेंबर्स को ऐड किया। तिमोथी हावर लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल के कोइन्वेंटर थे और सिकरी कीवा सिस्टम्स के को-फाउंडर थे। अंत में 1999 में लाउड क्लाउड को लॉन्च किया गया। आई विल सर्वाइव। मैं लाउड क्लाउड का CEO बनने जा रहा था। मार्क एंडरसन बोर्ड में फुल टाइम चेयरमैन के रूप में काम करने वाले थे और टिमोथी हावर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का काम संभालने वाले थे। नेटस्केप की सक्सेस के कारण मार्क इन्वेस्टर्स को जानते थे। उन्होंने बेंचमार्क कैपिटल के एंडी रैचलेफ के साथ बातचीत की। वो $45 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे थे और मार्क $6 मिलियन। कंपनी की टोटल वैल्यू $66 मिलियन थी। लाउड क्लाउड ने जल्द ही क्लाउड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। हमने टैलेंटेड एम्प्लॉइज को काम पर रखा और काम शुरू करने के लिए एक बड़ी जगह में चले गए। सिर्फ 9 महीनों में कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाने लगी। इसके बाद वो घटना हुई जिसे .com क्रैश कहा जाता है। 1996 के आसपास इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था। लोगों की दिलचस्पी इंटरनेट में बढ़ने लगी। तब शुरुआत हुई ऑनलाइन बिजनेस की और कुछ इंटरनेट बेस्ड कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी।
इंटरनेट पर बढ़ती एक्टिविटीज देखकर और कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्टर्स उसमें पैसा इन्वेस्ट करने लगे। उन्हें यकीन था कि इंटरनेट का यूज बढ़ने से उन कंपनीज की वैल्यू बढ़ेगी जिसके कारण उन्हें भी बहुत प्रॉफिट होगा। यही सोचकर लोग अंधाधुन पैसा इन्वेस्ट करने लगे। कईयों ने तो कंपनी के बिजनेस मॉडल या उसकी रिटर्न तक को देखना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन जैसा कि उम्मीद की गई थी, असल में ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और उनका दिवाला निकल गया। उनकी शेयर के दाम गिरने लगे और कई ऑनलाइन बिजनेस बंद हो गए। ऑनलाइन बिजनेस अपने नाम के आगे .com लगाते थे, इसलिए इसे .com क्रैश कहा जाने लगा। जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट को एक मोनोपोली के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। इससे स्टार्टअप्स को भारी नुकसान होने लगा। कंपटीशन में बने रहने के लिए क्लाउड को बहुत पैसा की जरूरत थी। सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही थी, तब मैंने फैसला किया कि शेयर्स को आम जनता को बेचना ही पड़ेगा। मुझे लगा बिल कैंपबेल को समझाना मुश्किल होगा, जो पहले एक पब्लिक कंपनी के सीईओ रह चुके थे। वो बोर्ड मेंबर्स में से एक थे। आखिरकार कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लाने के लिए तैयार हो गई। पब्लिक की नज़रों में क्लाउड की रेप्यूटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। मीडिया लगातार कंपनी के नुकसान के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। हमसे फिर स्प्लिट स्टॉक को रिवर्स करने के बारे में सोचा। स्प्लिट स्टॉक रिवर्स करने का मतलब है कि शेयर्स को जोड़कर उनका नंबर कम कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। इस फैसले से कंपनी में काम करने वाले लोग और ज्यादातर इन्वेस्टर नाराज थे। कंपनी दिवाला निकलने के कगार पर आ गई थी। मैं इतना चिंतित था कि मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे तो इतना भी होश नहीं था कि मैंने क्या पहना था या मैंने 2 रंग के जूते तो नहीं पहन लिए थे। तब मैं सोचने लगा कि अगर हमारा दिवाला निकल गया तो मैं क्या करूंगा। तब मैंने एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी ऑप्सवेयर बनाने के बारे में सोचा। ऑप्सवेयर एक सॉफ्टवेयर था जो क्लाउड पर चलता था। तब मैंने ऑप्सवेयर को क्लाउड से अलग करने के बारे में सोचा। कंपनी ने दोनों को अलग करने के काम में 10 इंजीनियर्स को लगाया। इस काम में लगभग 9 महीने लगे। आगे आने वाले महीनों में क्लाउड को खरीदने के लिए कई बायर मिले, जैसे IBM और EDS। अंत में EDS ने क्लाउड को $63.5 मिलियन में खरीदा। मेरी टीम और मैं ऑप्सवेयर के मालिक बने रहे और सॉफ्टवेयर कंपनी को शुरुआत की। हमारी कंपनी की सिचुएशन पहले से बेहतर थी, लेकिन अभी भी मुझे कुछ एम्प्लॉइज को EDS को देना पड़ा और कुछ को काम से निकालना पड़ा। दिस टाइम विद फीलिंग। EDS के साथ डील करने के बाद कंपनी अब भी स्ट्रगल कर रही थी। मैंने कुछ कमरे रेंट पर लिए और अपने एम्प्लॉइज को खाने पर ले गया। मैंने कंपनी की पोजीशन के बारे में उन्हें सब सच बता दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें कंपनी के फ्यूचर के बारे में डाउट है तो वो इसे छोड़कर जा सकते हैं। उस दिन 80 में से 2 लोगों ने काम छोड़ दिया। ऑप्सवेयर को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्लाउड पर चलाने के लिए बनाया गया था। अभी इस प्रोडक्ट में कमाल के फीचर्स की कमी थी और इसे बेचा नहीं जा सकता था। EDS संतुष्ट नहीं था और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब था कि ऑप्सवेयर अपना 90% इनकम खो देता। मैंने तुरंत एक मीटिंग के लिए जेसन रोसेंथल और एंथनी राइट को बुलाया। मैंने जेसन को EDS का इंचार्ज बना दिया और एंथनी को रिलेशनशिप मैनेजर। वो फ्रैंक जॉनसन से मिले, बदला हुआ नाम, जो EDS में काम करते थे। फ्रैंक ने हमें प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए 60 दिनों का समय दिया। एंथनी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि EDS टंगराम नाम के एक कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी जो फ्रैंक को बेहद पसंद था। लेकिन कंप्यूटर एसोसिएट्स के साथ EDS के अग्रीमेंट के कारण वो EDS को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। फ्रैंक को उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, इसलिए हमने टंगराम को खरीदने और उसे अपने सॉफ्टवेयर के साथ फ्री में बेचने का फैसला किया। टंगराम एक छोटी कंपनी थी और उन्होंने इस डील में दिलचस्पी दिखाई। नॉर्म फेल्प्स कंपनी के CEO थे। डील पर साइन किए गए और हमने टंगराम को $10 मिलियन में खरीद लिया। फ्रैंक बहुत खुश थे, हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे थे। लेकिन अभी हमें यह तय करना था कि जिस कंपनी को हमने खरीदा है उसका क्या करना है। कंपनी के CFO जॉन नेली ने अपनी जॉब खो दी थी। कुछ समय बाद उनकी हेल्थ खराब होने लगी। जॉन को ब्रेन कैंसर था।
क्योंकि वो ऑप्सवेयर के एम्प्लॉय नहीं थे, उनका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता था। मैंने उनके मेडिकल खर्च को उठाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से जॉन कुछ महीनों बाद गुजर गए। मुझे जॉन की पत्नी का लेटर मिला जिसमें उसने कहा था कि वो मेरी मदद के लिए शुक्रगुजार थीं। अब मार्केट में एक नया कंपेटिटर ब्लेड लॉजिक आ गया था। मार्क ने भी निंग नाम की कंपनी बनाने का फैसला किया। अब मार्केट में हर डील के लिए कड़ा मुकाबला हो रहा था और हम ब्लेड लॉजिक से हारने लगे। आने वाले 6 महीने पूरी कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग थे। मैंने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि वो कड़ी मेहनत करें। हमने पूरे हफ्ते काम किया, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। आखिर हमने रेंडिशन नेटवर्क्स को $33 मिलियन में खरीदा और हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए सिस्को सिस्टम्स के साथ डील की। कई बायर्स ने हमें कांटेक्ट किया, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि ऑप्सवेयर को बेचा नहीं जाएगा। बोर्ड ने भी इसमें मेरा साथ दिया। लेकिन अंत में हमने ह्यूलेट पैकर्ड के साथ एक डील साइन की। हमें $1.65 बिलियन कैश में ऑफर दी गई। शुरुआत में मैं दुखी था। अक्सर मैं घबराकर उठ जाता और रोने लगता कि मैंने अपने 8 साल की मेहनत बेच दी, लेकिन बाद में जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये कितना स्मार्ट डिसीजन था। हमारी टीम ने जीरो से शुरू कर कंपनी को $1.65 बिलियन की कंपनी बना दिया था। When things fall apart, एक सीईओ को कई तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, जैसे वो खुद पर डाउट करता है, कंपनी बनाने के डिसीजन पर डाउट करता है, या लोगों को काम से निकालने के लिए भी उलझन में पड़ जाता है। किसी को भी खुद पर सभी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं लेना चाहिए। लोग सोचते हैं कि जो नुकसान एक सीईओ को परेशान करता है वही एम्प्लॉइज को भी परेशान करेगा, लेकिन ये सच नहीं है। जिस काम की जिम्मेदारी जिस इंसान पर होती है उसे ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ ईमानदार होना बहुत जरूरी है। उन्हें कंपनी के बारे में सब सच पता होना चाहिए। ऐसा करने से आप एम्प्लॉइज का विश्वास हासिल करते हैं। एम्प्लॉइज कंपनी में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहचान लेते हैं, इसलिए उन्हें ये प्रॉब्लम शेयर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। एम्प्लॉइज को काम से निकालना एक मुश्किल काम होता है, इसलिए फ्यूचर पर फोकस कर ध्यान से ये डिसीजन लेने चाहिए। एक बार जब सीईओ को पक्का यकीन हो जाता है कि उन्हें किसी को जॉब से निकालने की जरूरत है, तो उस काम में ढील नहीं देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अफवाहें पैदा हो सकती हैं। लोग इस बारे में सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि किसे निकाला जा रहा है। ये सवाल माहौल को स्ट्रेसफुल बना देते हैं। सीईओ को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किसी को क्यों निकाला जा रहा है। ये समझना भी जरूरी है कि क्या कंपनी फेल हो रही है जिसकी वजह से लोगों को निकालना पड़ रहा है। सीईओ को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कंपनी टैलेंटेड लोगों को खो रही है, इसलिए नहीं क्योंकि उनमें कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कंपनी में कमी थी। मैनेजर को किसी को भी निकालने से पहले इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एचआर को ये काम नहीं दिया जाना चाहिए। एम्प्लॉय को काम से निकालने के बाद सीईओ को मौजूद होकर कंपनी के एफर्ट की तारीफ करनी चाहिए। इसी तरह एक मैनेजर या टॉप लेवल के एम्प्लॉय को भी निकालना मुश्किल होता है। पहले सीईओ को इस बात की जांच करनी चाहिए कि उस एम्प्लॉय को क्यों निकालने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपना काम ठीक से करना नहीं जानते, या ऐसा भी तो हो सकता है कि सीईओ ने उन्हें गलत डिपार्टमेंट में भेज दिया हो। हो सकता है कि वो एम्प्लॉय सिर्फ खुद की तरक्की के बारे में सोचता हो और कंपनी के बारे में नहीं, या शायद कंपनी बढ़ रही हो और वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। कारण समझने के बाद बोर्ड को खबर दी जानी चाहिए। सीईओ को खुलकर साफ साफ कारण बता देना चाहिए। एक बार कोई फैसला लेने के बाद उस पर अटल रहना चाहिए, उसे बदलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉय को बताते समय ये कहना चाहिए, हमने फैसला किया है कि, और ये नहीं कहना चाहिए, हमें लगता है कि। उसके बाद कंपनी को एम्प्लॉइज के बदलाव के बारे में बताया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह किसी को अपनी पोजीशन से नीची पोजीशन पर भेजना भी बेहद मुश्किल काम होता है। इस प्रोसेस को डिमोट करना कहते हैं। डिमोट होने वाला एम्प्लॉय शर्मिंदा महसूस कर सकता है। डिमोट करते समय उनकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक कंपनी में सबसे ज्यादा वहां पर काम करने वाले लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए,
उसके बाद प्रोडक्ट का और अंत में प्रॉफिट का। कंपनी में लोगों की देखभाल करने का मतलब है कि कंपनी अपने लोगों की कद्र करती है और वो जगह उनके काम करने के लिए एक अच्छी जगह है। एक अच्छी कंपनी वो होती है जहां जरूरी काम को अनदेखा नहीं किया जाता। सिस्टम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है और सारे काम बिना रुकावट के चलते रहते हैं। एक अच्छी कंपनी वो होती है जो कंपनी की खामियों पर चर्चा करने को बढ़ावा देती है। वो ऐसे डिस्कशन को रेप्यूटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। कंपनी में काम करने वाले लोगों को उनकी जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये मान लेना कि क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं वो अपने काम को अच्छे से कर लेंगे, गलत है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनसे क्या उम्मीदें हैं। ट्रेनिंग एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी दोनों को बढ़ाते हैं। कभी कभी किसी ऐसे इंसान को काम पर रखना पड़ता है जो उस पोजीशन के लिए आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप उस कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज चाहते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू के भरोसे नहीं बैठना चाहिए बल्कि एक पेपर पर वो पॉजिटिव क्वालिटी लिखनी चाहिए जो आप उसमें चाहते हैं और वो नेगेटिव क्वालिटी जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपको फैसला लेना चाहिए कि आप किसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। एक इंटरव्यू करने वाली टीम बनाई जानी चाहिए और अंत में फाइनल डिसीजन सिर्फ एक इंसान द्वारा लिया जाना चाहिए। जो इंसान कंपनी की ज़रूरतों को जानता है और जिसने लोगों को काम पर रखने का प्रोसेस बनाया था उसे ही फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। कंसर्निंग दी गोइंग कंसर्न, कंपनी की पॉलिसी और डिसीजन में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार किसी ने मीटिंग में बुरे लैंग्वेज का मुद्दा उठाया। ये आरोप मुझ पर लगाए गए थे। कुछ एम्प्लॉइज इसमें कंफर्टेबल थे और कुछ नहीं। माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी कंपनीज में ये सब चलता था, इसलिए मैंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसे एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इसे मना करना अनरियलिस्टिक लगा। एम्प्लॉइज को ये बताना भी जरूरी है कि बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर किसी को सेक्सुअली परेशान करना और बाद में उसके लिए बहाना बनाना सही नहीं है। मैंने मीटिंग में एम्प्लॉइज से कहा कि या तो इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करें या पूरी तरह रिजेक्ट करें, बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता। और क्योंकि मेरा मानना था कि इसे बैन करने से हमारी प्रोडक्टिविटी लिमिट हो सकती है, इसलिए मैंने इसे अलाउ किया था। उस दिन के बाद कभी कोई शिकायत नहीं आई। कभी कभी प्रॉब्लम के लिए किसी सल्यूशन की जरूरत नहीं होती। बस कंपनी की पॉलिसी में साफ साफ बताया जाना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। पॉलिटिक्स हर फील्ड में होती है, तो कंपनी में ये पॉलिटिक्स कम से कम होनी चाहिए। कंपनी में पॉलिटिक्स का मतलब है सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचना और उसी के अनुसार आगे बढ़ना। अपनी कंपनी में पॉलिटिक्स को कम करने के लिए ऐसे लोगों को काम पर रखें जो कंपनी की तरक्की को पहले रखते हों। प्रमोशन का प्रोसेस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक एम्प्लॉय की प्रमोशन से दूसरों के मन में जलन की भावना पैदा हो सकती है। उन्हें लग सकता है कि उनके काम को कम वैल्यू दी जाती है। ये आमतौर पर तब होता है जब प्रमोशन मिलने वाला इंसान उसके लायक नहीं होता। इसलिए प्रमोशन का प्रोसेस फॉर्मल और सबके सामने खुलकर होना चाहिए। कभी कभी कंपनी में स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग बुरे एम्प्लॉय साबित होते हैं। हो सकता है कि वो अपने काम में काफी अच्छे हों लेकिन अक्सर वो अपने काम को स्किप भी करते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें कंपनी में बनाए रख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये आपकी कंपनी के प्रोसेस को स्लो कर देंगे। कई बार आपको ऐसे लोगों को काम पर रखना पड़ता है जो उम्र में बड़े होते हैं। सीनियर एम्प्लॉयज यंग जनरेशन की तुलना में अपने परिवार से मिलना और उनका ध्यान रखने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो अपने साथ उन वैल्यूज और आदतों को लेकर आते हैं जो शायद कंपनी के माहौल से मेल नहीं खाते, लेकिन उनके एक्सपीरियंस आपके लिए मददगार हो सकते हैं। किसी भी कंपनी में बेस्ट टैलेंट और नॉलेज को हासिल करने के लिए कभी कभार ये रिस्क जरूर लेना चाहिए। हाउ टू लीड इवन व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। लाउडक्लाउड को ETS को बेचने के बाद इन्वेस्टर्स ने अपने ऑप्सवेयर के शेयर बेच दिए जिससे स्टॉक की कीमत गिर गई। इस बारे में क्या किया जाना चाहिए, इस चर्चा के लिए बोर्ड ने मीटिंग बुलाई गई। हालांकि बोर्ड को बहुत सहानुभूति हो रही थी और उन्होंने खुले दिमाग से सारे सुझाव सुने, लेकिन हम इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। हालात ने मुझे और मार्क को मैनहट्टन में एलन एंड कंपनी के ऑफिस में जाने के लिए मजबूर कर दिया था।
हर एलन बड़े ही क्लासी और विनम्र इंसान थे। उन्होंने हमारे प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना और कहा कि वो हमारी मदद करेंगे। एलन एंड कंपनी ने ऑप्सवेयर के स्टॉक को खरीदा और स्टॉक की कीमत 0.35 से 3 पर शेयर हो गई। एलन एंड कंपनी के कई क्लाइंट्स भी ऑप्सवेयर के मेजर इन्वेस्टर बन गए। इस डील के कई सालों बाद मैंने हर्ब से पूछा कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला क्यों किया जिस पर किसी और को भरोसा नहीं था, जबकि एलन एंड कंपनी का टेक्नोलॉजी से इतना कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने कहा कि भले ही वो हमारे बिजनेस को समझते नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारे पक्के इरादे और हिम्मत को देखा। उन्हें हमारे विश्वास पर विश्वास था कि हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। इस तरह मैंने महसूस किया कि क्या सही किया जा सकता है, इस बात पर फोकस करना चाहिए। अतीत में लिए गए गलत डिसीजन के बारे में सोचना या ये सोचकर डरना कि कुछ गलत हो गया तो इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। एक सक्सेसफुल सीईओ बनने के लिए इंसान में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उन्हें एम्प्लॉइज के लिए माहौल को फ्रेंडली बनाना चाहिए। इससे एम्प्लॉइज को ये विश्वास हो जाता है कि कंपनी में उनकी भी कद्र की जाती है और वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक सीईओ को 3 बातें पता होनी चाहिए। पहला यह है कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, जिसका मतलब है फाइनेंस, प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानना। दूसरा है कंपनी के गोल के अनुसार सबसे काम करवाना। तीसरा है गोल अचीव करना। फर्स्ट रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर नो रूल्स। ऑप्सवेयर को बेचते समय एचपी की शुरुआती बोली 14 पर शेयर थी। बीएम ने 14.05 की बोली लगाई। एचपी ने अंत में दोनों को 14.25 का काउंटर दिया। इन तीनों डील में सीए क्लॉज शामिल था। इसका नाम सॉफ्टवेयर कंपनी कंप्यूटर एसोसिएट्स के बिजनेस प्रैक्टिस के ऊपर रखा गया था। सीए ने अपने कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट के लिए फ्री अपग्रेड देने का झूठा वादा कर धोखा दिया था। उन्होंने बाद में प्रोडक्ट के नाम को बदल दिया और जो चीज़ फ्री में अपग्रेड होनी चाहिए थी उसके बदले पैसे लेने लगे। इसलिए कस्टमर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में सीए क्लॉज को शामिल किया था। इसमें कहा गया था कि अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है जिसमें पहले फंक्शन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे तो वो प्रोडक्ट मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा। हमारे नेशनल ऑडिट पार्टनर अर्न्स्ट यंग ने हमें अगले 48 घंटों में रेवेन्यू गाइडलाइंस को दोबारा बदलाव के साथ प्रेजेंट करने के लिए कहा, जिसका मतलब था कि उसे कस्टमर्स के कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू करना होगा। हमारे कस्टमर्स 3 बड़े बैंक थे और इतने कम समय में उनके कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर पाना नामुमकिन था। हमने पूरी रात काम किया और सिर्फ 24 घंटों में तीनों कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव किए। बीएम ने हमारा साथ छोड़ दिया लेकिन एचपी ने कॉन्फिडेंस नहीं खोया, मगर उन्होंने पर शेयर की कीमत गिराकर 13.75 कर दी थी। बोर्ड ने डिसीजन लेने के लिए एक मीटिंग बुलाई। उन्हें लगा कि हमें ऑफर ले लेना चाहिए, लेकिन मैं सहमत नहीं था। मैंने ह्यूलेट पैकर्ड से बात की कि हम ओरिजिनल बोली के साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे। आखिर वो मान गए। उस समय जब हम कंपनी के लिए सबसे बड़ी डील करने वाले थे, हम सब कुछ खो भी सकते थे। ऐसे समय में अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि सही या गलत के बारे में कोई बहस किए बिना सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इसके बजाय आपको प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एक सीईओ के लिए सबसे मुश्किल फैसला ये होता है कि उसे कंपनी को बेचना चाहिए या नहीं। अगर कंपनी में टॉप पर जाने की पोटेंशियल है और उसने मार्केट में जगह बना ली है तो उसे नहीं बेचना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, गूगल को $1 बिलियन से ज़्यादा तक का ऑफर मिला था। हालांकि ये बहुत बड़े ऑफर थे, लेकिन गूगल में इससे भी बड़ा होने की पोटेंशियल थी। ये एक इतना कमाल का प्रोडक्ट था जिसमें टॉप पर पहुंचने की पावर थी। अगर कोई अपनी कंपनी को बेचना चाहता है तो उसे खुद को इमोशनली और प्रैक्टिकली तैयार करना होगा। कंक्लूजन, इस बुक ने हमें ऑप्सवेयर के कोफाउंडर और बिजनेसमैन बेन होरोविच के बारे में जानकारी दी, जो कि उनके एक सक्सेसफुल सीईओ बनने की जर्नी के बारे में था। आपने उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। इस बुक ने आपको सिखाया कि किसी कंपनी में आने वाली अलग अलग प्रॉब्लम का सामना कैसे किया जा सकता है। आपने सेल्स में महारत हासिल करने वाले आर्ट के बारे में जाना।
आपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जाना। इसमें आपने उन स्किल्स के बारे में जाना जो एक सीईओ में होनी चाहिए ताकि कंपनी अच्छे तरीके से चलाई जा सके। इतना सब कुछ जानने के बाद आप भी किसी स्किल सीईओ से कम नहीं हैं। बेन होरोविच के टिप्स और सलाह के साथ आपका स्टार्टअप भी सक्सेस की राह पर आगे बढ़ सकता है।